तो ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है हमारी खास पेशकश चर्चा में, जिसमें अब हमारा विषय है सम्राट का दरबार, बिहार में नई सरकार। यूं तो सरकार अस्तित्व में आ गई थी 15 अप्रैल को ही, जब सम्राट चौधरी के रूप में बिहार को नया मुख्यमंत्री मिला। सम्राट चौधरी ने जनता दल यूनाइटेड के 2 अन्य सहयोगियों को उप मुख्यमंत्री पद पर शपथ दिलाते हुए सरकार का स्वरूप दे दिया था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार बहुप्रतीक्षित था। आज वो बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया। 36 सदस्यीय मंत्रिमंडल की गुंजाइश संविधान के तहत बिहार में है। 35 सीटें भरी जा चुकी है। एक सीट संभावित असंतोष को रोकने के लिए खाली रखी गई है। सभी सहयोगियों को एडजस्ट किया गया है। मंत्रिमंडल का विस्तार इतना भी महत्वपूर्ण हो सकता है, ये हमने आज जाना, क्योंकि मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में बड़े बड़े नेताओं के पहुंचने के तो हम आदी हैं, पर यह हमारे लिए पहला मौका था कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो और उसमें देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन नवीन और भी जाने कौन कौन शामिल हो। नीतीश कुमार को तो रहना ही था, तो वो मंत्रिमंडल अस्तित्व में आ गया। लेकिन मंत्रिमंडल में चौंकाने वाली बात है, जो भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के खिलाफ मोर्चा लेने का दावा करती है, उसने पहले तो शकुनी चौधरी के बेटे सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया, और आज की शपथ में भी हम कमाल की स्थिति देख रहे थे। जिन लालू यादव को कोसते नहीं थकती थी भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू, उस जेडीयू के संस्थापक नीतीश कुमार के बेटे निशांत आज मंत्री पद की शपथ एक झटके में ले लिए। उनके साथ साथ मांझी के बेटे भी शपथ ले लिए। जगन्नाथ मिश्रा किसी समय बिहार के मुख्यमंत्री होते थे, वो भी शपथ ले लिए। औरों की क्या बात करें, कुछ केंद्रीय मंत्री, उनके बच्चे भी शपथ ले लिए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि यह समीकरण क्या बताता है, और बिहार में जो ये नई सरकार में आई है, इसके संदेश क्या है। क्या जेडीयू शने शने और छोटा होते जाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी अभी बड़े भाई और फिर इकलौते भाई के रूप में भविष्य में हो जाएगी, जैसा महाराष्ट्र के संदर्भ में हमें दिखाई दे रहा है? तो इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हैं। सम्राट का दरबार सजा है, उस पर चर्चा करने के लिए बादशाह हमारे साथ हैं। डॉक्टर बादशाह आलम, आरजेडी के विद्वान प्रवक्ता हमारे साथ हैं। हमारे साथ जिस भारतीय जनता पार्टी ने कमाल का प्रदर्शन किया है, लड़के तो दुनिया जीतती है, बिना लड़े भाजपा ने बिहार को फतेह करके दिखाया। उस भाजपा की ओर से बात रखने के लिए हमारे साथ सुमित शशांक मौजूद है, और आप दोनों के बीच हमारे साथ शशि रंजन जी हैं, जनता टीवी के सलाहकार संपादक हैं, बिहार की राजनीति को बहुत बारीकी से जानते समझते बूझते हैं। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुमित शशांक जी से करते हैं और इस दरबार पर सुमित जी की टिप्पणी को जानते हैं। जी सुमित जी। देखिए हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल के माध्यम से अपनी आवाज को रखने का मौका दिया। मैं सिर्फ इतना कहूंगा, दिनकर जी की पंक्ति से शुरू करूंगा कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का वीरों का, धनुष छोड़कर गोत्र क्या होता रणधीरों का। तो कहीं ना कहीं आज जिस कैबिनेट के विस्तार की चर्चा हो रही है, देखा आपने कि आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, उसके बाद 22 महत्वपूर्ण विषयों को एक तरीके से क्रियान्वित किया। चाहे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, चाहे सांस्कृतिक उत्थान की बात हो, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, चाहे सुरक्षित पुलिसिंग की बात। इरादे स्पष्ट, एनडीए की सरकार के इरादे स्पष्ट हैं। और दूसरी कैबिनेट की बैठक जिसमें 64 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पुनः एक बार उन्होंने जीवंत करके दिखाया, चाहे वो ब्लॉक स्तर पर सभी प्रखंडों में जो डिग्री कॉलेज खोलने की बात हो, या फिर उससे आगे बढ़कर 7 अरब रुपए के निवेश के माध्यम से मॉडल स्कूल बनाने की बात। हिमांशु जी, काफी सुना है आपके बारे में कि आप एक अच्छे वक्ता भी हैं और आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा भी करते हैं। बिहार कहीं ना कहीं 2004 के पहले, आप ही कल्पना करके बताइए कि 2004 के पहले बिहार शिक्षा छोड़िए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की तो बात की ही नहीं जा सकती। लेकिन आज जब हम जीरो टॉलरेंस की सरकार के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं, और आदरणीय सम्राट चौधरी जी को तो जाना जाता है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, युवा पीढ़ी को लाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी में युवा पीढ़ी को मौका देने का काम आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने किया, और नेतृत्व के गुण विकसित किए। जिस व्यक्ति में नेतृत्व के गुण और कौशल को विकसित करने का
गुण और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है अंत्योदय, यानी अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति के आंखों के सपनों को जीवंत करने का कार्यक्रम, और जो समाज के अंतिम पायदान पे बैठा हुआ मैं व्यक्ति है थोड़ा उसको। रोकता हूं शशांक जी। एक तो हम इस पे तो बात ही नहीं कर रहे कि सरकार कैसा काम कर रही है, हम बात कर रहे थे मंत्रिमंडल विस्तार पर। परिवारवाद का विरोध करने वाली भारतीय जनता पार्टी परिवारवादियों को जैसी जगह देते हुए दिखी, आप उस पर मौन रह गए। आप लालू यादव को निशाने पे लिए हुए आघाते नहीं थे, पर ये क्या, नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ी, निशांत आ गए, मांझी के बेटे आ गए, वो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे आ गए। तो थोड़ा इस पर रोशनी दीजिए, थोड़ी जानकारी दीजिए। देश की राजनीति के विषय में जब चर्चा करेंगे और बिहार की राजनीति के विषय में जब आप चर्चा करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से पता चलेगा कि एक तरफ परिवारवाद की वो जमात है जिस पर भ्रष्टाचार के अनेकों अनेक दाग लगे। खास करके उदयनिधि स्टालिन की अगर बात कर लीजिए, जो सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स बताता था, दूसरे तरफ वो परिवारवाद, अभिषेक बनर्जी वाला परिवारवाद, और तीसरे तरफ सपा की गुंडई वाला परिवारवाद। लेकिन वर्तमान में जो लायक है, मेरा कहने का मतलब है कि किसी नेता के परिवार में अगर कोई व्यक्ति जन्मा है और वो मंडल अध्यक्ष से लेकर के बड़े शीर्षस्थ स्थान पे जाकर के जमीनी स्तर पे काम करता है। आदरणीय मुख्यमंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपने बेटे को चाहते तो उप मुख्यमंत्री भी बनवा सकते थे, लेकिन उन्होंने उप मुख्यमंत्री नहीं बनवाया। क्यों नहीं बनवाया उप मुख्यमंत्री? क्योंकि कहीं ना कहीं सीखना है। और आप ये सोचिए, ये तो हमारी जानकारी बढ़ाइए सुमित जी, ये निशांत कुमार ने कब मंडल अध्यक्ष के तौर पर काम करना शुरू किया, कितने दशक उन्होंने दरी और कुर्सी बिछाई, और उसके बाद में उनके हिस्से में कितने साल पहले विधायकी आई और अब जाके मंत्री पद आया, थोड़ा जानकारी मिल जाए सुमित जी। मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं तो ये विषय मैंने भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में रखा। लेकिन अगर आप जनता दल यू के संदर्भ में बात करेंगे हिमांशु जी, तो मैं ये बताना चाहूंगा कि इतने दिनों तक आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के पद पर रहे, और नीतीश कुमार जी जब मुख्यमंत्री के पद पे रहे हिमांशु जी, उस दौरान भी कभी भी उनके पुत्र के माध्यम से ऐसी कोई हरकत नहीं हुई जिससे कि उस समय के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की राजनैतिक सूचिता और सामाजिक सूचिता पर प्रश्न खड़ा हो। कहीं ना कहीं निशांत कुमार जी बैक डोर से जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के साथ संवाद भी करते रहे और उनके साथ कहीं ना कहीं एक अच्छा संबंध डेवलप करके अपनी पार्टी को की नींव को मजबूत करने को मिलाकर हमारे यहाँ पर परिवारवाद नहीं है। योग्य लोगों को अवसर देने के संदर्भ में हम उदार रहते हैं। जो विरोधी दल हैं उनके यहाँ पर जो परिवारवाद है वो अलग ही किस्म का है, जिनके अंदर कोई गुण नहीं होता लेकिन परिवार के कारण महत्वपूर्ण पदों पर वो लोग आ जाते हैं। सुमित जी की दलील कुछ इस रूप में है। डॉक्टर बादशाह आलम का कलेजा कितना फट गया अपने विषय में ये विश्लेषण देख के। कितने दुखी हैं आज आप, कितना अपने आप में शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं बादशाह आलम जी कि एक आपके यहाँ पे परिवार में कैसे कैसे लोग हैं, वहीं दूसरे जिनसे आपकी प्रतिद्वंदता है वहां पर कितने उत्कृष्ट किस्म के लोग हैं। क्या कहते हो डॉक्टर बादशाह आलम? देखिए, हमारे तो पार्टी में जितने तरह के जो उत्कृष्ट तरह के लोग हैं तो पूरा बिहार जानता है उनको जी। लेकिन ये जो अभी आपने जिस टॉपिक पर बात छेड़ी है अपने डिबेट के अंदर, तो ये हमारे सुमित भाई उस पे नहीं आएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है, चाहे आपकी जनता दल यू है, ये मुद्दों की कोई बात करेंगे नहीं। ये हमेशा आपका ध्यान इधर उधर इधर उधर भटकाएंगे। ये तो आज जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो हमको तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार कम लग रहा है, लेकिन ये बिहार के विरासत का जो है ना बंटवारा ज्यादा लग रहा है वंशवाद को लेके। देखिए, क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री, क्या मंत्री, ये सबको अपने अपने विभागों में हिस्सा इनको मिल रहा है। और जैसे कि अभी अब सुनने में आ रहा है कि वो जो हमारे निशांत कुमार को जो इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय दे रहे हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज देख के लगता है कि अभी उनको स्वास्थ्य विभाग बहुत सोच समझ के दिया गया है कि कम से कम अपना इलाज तो करा सके वो। दूसरे ये आपके सुशांत सिंह है, ये तो किसी सदन के सदस्य भी नहीं है। दूसरे भी एक इनके जो उपेंद्र कुशवाहा जी के जो बेटे आए हैं, वो देखिए जो दीपक पर ज्वलित हुआ है, अब वो भी बिहार में कितना जो है अपना प्रकाश फैलाता है, ये तो अब वक्त आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये अभी जो 2005 से पहले की जो बात कर रहे हैं, 21 साल तक इन्होंने जंगल राज और परिवारवाद पर इन्होंने बिता दिया। अब ये आगे की रणनीति ये क्या रखेंगे, ये अभी फिर वही अलाप रहे हैं पीछे वाला वंशवाद और पता नहीं क्या क्या। अरे चलिए, वंशवाद तो एक विषय पे बात हो गई, बाकी मंत्रिमंडल आपको कैसा लग रहा है बादशाह आलम जी? क्या सामाजिक समीकरण को सटीक तरीके से साधा है सम्राट चौधरी ने, भारतीय जनता पार्टी ने?
समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देते हुए अपने दरबार को सजा पाए हैं सम्राट चौधरी, या आपको कोई कमी दिख रही है? नहीं, अपने दरबार को तो इन्होंने सजाने की बड़ी कोशिश की है, इसमें दो राय नहीं है। सजाने की कोशिश की है, हर तरह के कलाकार इन्होंने इकट्ठा किए हैं, लेकिन इसमें कुछ नए कलाकार बहुत हैं। देखिए इनके मंगल पांडे थे, उनका तो अमंगल कर दिया इन्होंने जी, जो कि पूरा अभी वेस्ट बंगाल को जिता के लाए हैं, वहां के प्रभारी रहे कुछ साल से। तो इन्होंने वो तो किया है, लेकिन अब ये कौन किस विषय का जानकार है, किस फील्ड में क्या काम कर सकता है, तो ये तो इनको ये करना नहीं है। ये बिहार के जो है विकास से, बिहार में रोजगार से, बिहार में पलायन से, बिहार में शिक्षा के, बिहार में हेल्थ की तो बात इन्हें करनी नहीं है। ये तो बस ये वादे करेंगे, घोषणाएं करेंगे, फिर उसको ये जुमला बता देंगे, तो इसी पर इनको बात करना है। बिहार से इनको कुछ लेने देना नहीं है। ये तो ठीक है। आपको इस मंत्रिमंडल में क्या कमी दिखाई दे रही है बादशाह जी? क्या कमी है? नहीं, हमको नहीं कमी क्या है, ये भाई 34-35 इन्होंने मंत्री बना लिए। हम तो चाहते हैं कि इनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं दीजिए, दे रहा हूं मैं आपके चैनल से, कि ये बिहार के विकास के लिए ये लोग कुछ करें, जो नए हैं वो अपना प्रतिभा दिखाएं, क्या कर सकते हैं वो। हम तो बिहार का विकास चाहते हैं, सरकार कोई भी रहे। तो बादशाह जी को सम्राट के दरबार में कोई खामी दिखाई नहीं दे रही? वंशवाद के संदर्भ में है, वंशवाद के बंटवारे के संदर्भ में, पर बाकी मंत्रिमंडल तो ठीक ही बना लिए। पर क्या शशि रंजन जी बादशाह जी के नजरिए से इत्तेफाक रखते हैं? अगर इत्तेफाक रखते हैं तो इसमें क्या समझदारी देख रहे हैं शशि रंजन? इसको डिकोड करके समझने की जरूरत है हिमांशु जी। पूरा फोकस जो है मंत्रिमंडल का वो ओबीसी और ईबीसी पर, यादव और मुस्लिम का एक बड़ा चंक आरजेडी के साथ है, फॉरवर्ड क्लास बनिया अमूमन वो बीजेपी के साथ है। लेकिन अगर बिहार के पिछले पैटर्न को देखें तो बिहार में अब राज वही करेगा जिसको ओबीसी और ईबीसी का समर्थन होगा। नीतीश कुमार ने पिछले 15-20 वर्षों में एक नई लॉबी तैयार की, वोट बैंक की लॉबी, महादलित, अति पिछड़ा, पासमानदा मुस्लिम, और ये एक बड़ा चंक नीतीश कुमार के साथ है। कुर्मी और कोयरी की संख्या राजनीतिक तौर पे इतनी नहीं है, नालंदा जिला को छोड़कर। अब ये शकुनी चौधरी पे गौर फरमाइए, ये सम्राट चौधरी पे, ये नीतीश कुमार के रिकमेंडेशन पे बने हैं, पॉइंट नंबर 1। और पॉइंट नंबर 2, ये लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स के प्रोडक्ट हैं। ये वहां से आए, ये बीजेपी के आरएसएस वाले कार्यकर्ता नहीं है। अब ये शकुनी चौधरी को बनाया गया, यानी कुर्मी कोयरी वाला कॉम्बिनेशन। और उसके बाद पूरी बीजेपी की रणनीति है कि जो नीतीश कुमार का वो जो चंक है ओबीसी और ईबीसी वाला, उसको बीजेपी उसमें अपनी पैठ जमा सके। इसलिए आप आने वाले समय में देखेंगे कि नीतीश कुमार ने इस सेक्शन के लिए जितना काम किया था, बीजेपी उससे ज्यादा करेगी। और वो वोट बैंक जब तक बीजेपी के साथ नहीं आएगी, इस बार मुख्यमंत्री बन गए लेकिन वो नीतीश की बैसाखी पर, तो फिर अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएंगे। इसलिए इस मंत्रिमंडल को देख के बहुत सलीके और तरीके से आप समझ सकते हैं कि आने वाले 4 साल की रणनीति बीजेपी अपनी बना रही है। साथ ही साथ जैसे हरियाणा में क्लियर कट सिंबल है जाटों को कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, जो हालत जाटों की है हरियाणा में, वही हालत यादवों की है बिहार में। सिर्फ 2 सबसे बड़ी आबादी है, लेकिन सिर्फ 2 रिप्रेजेंटेशन यादवों को मिला इस मंत्रिमंडल में, यानी ये साफ साफ है। और 2 में भी कौन है? रामकृपाल यादव, अगेन लालू स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। एक जमाने में रामकृपाल यादव को लालू यादव का दत्तक पुत्र तक कहा जाता था, राम और श्याम की जोड़ी थी। तो वो रामकृपाल यादव अब इस मंत्रिमंडल में है। तो बहुत, जैसे नंदकिशोर यादव का पिछली बार टिकट काटा गया, तो एक जो लार्जर सेक्शन है उसको भी संदेश है, जहां नजर गड़ानी है वो ओबीसी और ईबीसी, उन पर भी है। तो कुल मिलाकर करके, और ये कैबिनेट सम्राट चौधरी का नहीं है, ये कैबिनेट तो दिल्ली से बन करके आया है। कहा जाएगा ये टेक्निकली कि ये सम्राट चौधरी का ये मंत्रिमंडल है, लेकिन कुल मिलाकर के बीजेपी अब अपनी पैठ वहां जमाना चाहती है। अच्छा, एक विषय पर और टिप्पणी चाहिए।
मैंने कार्यक्रम के ओपनिंग में बोला था कि जब भाजपा किसी राज्य को जीतती है और वहां पर अगर शपथ ग्रहण होता है मुख्यमंत्री का या नई सरकार का, तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम केंद्रीय नेता, जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, उसमें शामिल होते हैं। लेकिन ये अचरज की बात है, ये कैबिनेट का विस्तार था और कैबिनेट के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी का पूरा शीर्ष नेतृत्व आज मौजूद था, नरेंद्र मोदी जी समेत। इसमें दो चीजें बहुत साफ साफ हैं हिमांशु जी। एक तो नीतीश कुमार मान गए थे कि हम कुर्सी छोड़ना, ठीक है मैं छोड़ देता हूं, एक पॉलिटिकल अलाइनमेंट हुआ, लेकिन नीतीश कुमार कब उनका मन बदल जाए ये जोखिम बीजेपी ले नहीं सकती थी, इसलिए चट मंगनी पट ब्याह वाली कहानी थी। और बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी, तो कई जगह पे चुनाव चल रहे थे, वो लोग वहां बिजी थे। ये पहली दफा है हिमांशु जी बिहार की राजनीति में कि मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन के बाहर हुआ है और वो गांधी मैदान में हुआ है। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो जेपी गोलंबर जो गांधी मैदान के पास है वहां ओथ लिया था, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार राजभवन के बाहर गांधी मैदान में इतना बड़ा टेंट लगा करके, तो इसमें दो फैक्टर है। एक तो नीतीश जी का मन ना बदल जाए, बड़ा मुश्किल से वो माने थे, बहुत सारा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, कुछ चीजें तो मैं यहाँ कह नहीं सकता लेकिन समझने वाले समझते हैं। और दूसरा, बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप थी वो दूसरे स्टेट के इलेक्शन में फंसी हुई थी। तीसरा बहुत बड़ा पेंच फंसा हुआ था कि जैसे चिराग पासवान मिनिस्ट्रियल बर्थ ज्यादा चाहते थे, वो सब भी मामला सल्टाना था। और आप परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं लिस्ट देख रहा था, 10 लोग हैं इस 32 जो आज है और 3 मिलाकर करके 10 लोग हैं इस मंत्रिमंडल में। और चारा घोटाला की बात करते हैं, लालू यादव भी चारा घोटाला में उतने ही दोषी हैं जितने जगन्नाथ मिश्रा हैं। नीतीश मिश्रा मेरे अच्छे मित्र हैं, तो वो चारा मतलब कैसे अपनी सहूलियत के मुताबिक डेफिनेशंस बदल जाते हैं। वो चारा, जगन्नाथ मिश्रा चारा घोटाले में बुरी तरीके से उन पे केस चला, लेकिन उस पे चर्चा नहीं होती है। सम्राट चौधरी, मतलब आप नाम ले लीजिए ना, अशोक चौधरी, ये सब के सब, श्रेयसी सिंह, ये जितने ये सब परिवारवाद वाले ही हैं ये सब उसी वाले हैं। लेकिन मैं अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए एक बार मैं सुमित शशांक जी के पास आता हूं। शशि रंजन जी ने एक व्याख्या दी, एक वर्ग को आपने छोड़ दिया है उसके हाल पर, आपको लगता नहीं कि वो वर्ग हमारे साथ आ सकता है। यादवों में आपको उम्मीद नहीं दिखती, आबादी के अनुसार प्रतिनिधित्व नहीं दिखता मंत्रिमंडल में। क्या कहते हैं सुमित जी? हिमांशु जी देखिए, मैं थोपी गई बातों पर विश्वास नहीं करता। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारा नेतृत्व कहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका कल्याण। तो कहीं ना कहीं अंतिम पायदान पर जो भी व्यक्ति है, चाहे किसी भी जाति, मजहब, पंथ, संप्रदाय का है, उसके लिए लगातार हम काम। हमारे लिए सबसे पहले अगर कुछ है तो हमारी योजनाएं हैं, हमारा राज्य है और राज्य का विकास है जी। कहीं ना कहीं शशि जी, चाहे आप दोनों को मैं ये बताना चाहूंगा कि अभी जस्ट इन्होंने ये बोला कि चट मंगनी पट ब्याह करा दिया गया। मैं दूसरे चैनल पर भी डिबेट में बैठता हूं, वहां कुछ लोग, कुछ राजनीतिक सलाहकार आते हैं, कुछ पत्रकार मित्र होते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ, अभी तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आरोप और प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे हिमांशु जी, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। जनता देख रही है कि जनता के समक्ष नीयत किसकी साफ है। जनता के समक्ष नीयत भारतीय जनता पार्टी की और एनडीए परिवार की साफ रही। इसी कारण से लेकिन आप मानते हैं ना सुमित जी कि नीतीश जी की नीयत साफ नहीं थी? आप हमें पहले दौर की बातचीत में ये बता रहे थे कि जैसे ही सम्राट चौधरी जी ने मुख्यमंत्री पद संभाला, उन्होंने ये फैसले लिए, ये फैसले लिए, ये फैसले लिए, तो हमें ऐसा लगा, एकदम दिमाग पे जोर डालना पड़ा कि ऐसा तो नहीं कि लालू यादव की सरकार थी, वो अपदस्थ हुई और बीजेपी सत्ता में आई तो उसने ये बहुप्रतिशत फैसले लिए। फिर ध्यान आया, नहीं, ये तो भाजपा के सहयोग के साथ चल रही सरकार थी। तो क्या बता रहे हैं सुमित जी? नीतीश कुमार काम ठीक से नहीं कर रहे थे, इसलिए आपको मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना पड़ा और चेहरा बदलते ही जनहित में फैसले लिए जाने लगे। हिमांशु जी, मैं तो यही बोलूंगा कि राष्ट्रीय जनता दल अपना इस प्रकार का फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार करते रहे,
लेकिन हम उनके इस फेक नैरेटिव प्रोपोगेंडा वार से कहीं आगे की सोचते हैं। हमारे लिए जो और इसमें जनता आरजेडी कहां से आ गया? सवाल तो मेरा है जो आपकी दलील से उपजा है। बादशाह आलम जी ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं कही। ये तो मेरे जहन में विचार आया, अरे जैसे सम्राट चौधरी आए वैसे ही जनहित में इतने बड़े बड़े फैसले लिए गए, तो पहले सरकार किसकी थी? ये लालू यादव, तेजस्वी यादव, फिर ध्यान आया नहीं नहीं ये तो नीतीश कुमार ही थे, भाजपा के साथ थे, पर वो फैसले ठीक नहीं ले रहे थे। अब फैसले ठीक हो रहे हैं, ऐसा ही है ना सुमित जी? आप वरिष्ठ संपादक हैं, मैं सीधा आपको ये बात नहीं बोल सकता था, मैंने राष्ट्रीय जनता दल पे ये बात कही, और कहीं ना कहीं आप एक वरिष्ठ संपादक हैं, आपको भी नहीं प्रभावित होना चाहिए। लेकिन उससे आगे चलिए हम विकास की बात करते हैं। रही बात आदरणीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की और नीतीश कुमार जी की बात हो रही है, राजनैतिक सूचिता के प्रतीक के रूप में आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाना जाता है। बिहार में अगर सामाजिक सूचिता की अगर बात होगी तो सबसे पहले आदरणीय नीतीश कुमार जी का नाम लिया जाएगा। और नीतीश कुमार जी के पद चिन्हों पर कौन चल रहा है? आज कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी जी ने 2004 के बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से नीतीश कुमार जी की जब सरकार बनती है और लगातार अपराधियों का एनकाउंटर होता है। अच्छा एक बार बताओ सुमित जी, एक आखिरी सवाल करता हूं आपसे, क्योंकि मुझे बादशाह जी से भी कुछ बात करनी है। ये नरेंद्र मोदी के पद चिन्हों पर चलने में कुछ रखा नहीं है क्या? जो सम्राट चौधरी के रोल मॉडल जो है नीतीश कुमार हो रहे हैं। हमें तो लगता था कि भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता होगा उसका रोल मॉडल नरेंद्र मोदी होंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री के तौर पर काम हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के तौर पर काम हो। आप लोगों को क्या समझ में आया? नहीं नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की प्रतिद्वंद्विता के हम लोग साक्षी रहे हैं, आप भी रहे होंगे। आपके बिहार में तो सबसे पहले विवाद हुआ था, नरेंद्र मोदी बनाम नीतीश कुमार। आप शायद भूल गए हो, हम नहीं भूले, वो कार्य समिति भी नहीं भूले। तो आपसे जानना है, नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चल के कुछ नहीं हो सकता। चलना है, अगर राजनीति में सफल होना है तो नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलना हो, ऐसा है सुमित जी? हिमांशु जी थोड़ा मुझे बोलने का अवसर देंगे तो आपको और आपके दर्शकों को मेरी अभिव्यक्ति के विषय में जानकारी हो पाएगी, क्या मैं सोचता हूँ और पार्टी की मेरी क्या विचारधारा है। देखिए, एनडीए पूरे देश में काम कर रहा है। एनडीए का नेतृत्व है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, एनडीए का चेहरा है। हम विकास के प्रतिमान गढ़ने के लिए एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करते हैं, एक दूसरे के कॉम्पिटिटर के तौर पर नहीं काम करते हैं। बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी एनडीए के प्रमुख नेताओं में से एक हैं और उन्होंने वर्षों तक बिहार को प्रगति और उन्नति के पथ पर ले जाने का काम किया है। बेदागदार छवि, जिस छवि में कोई दाग नहीं, उस छवि के पद चिन्हों पर चलने में दिक्कत क्या हो सकती है? लालू प्रसाद यादव जी की बात होती है तो कला संस्कृति के नाम पे कौन सा नाच करवाते हैं घर पे, आपने भी देखा है। इसके अलावा व्यक्तिगत टिप्पणी की भी, अभी भाई साहब बादशाह जी व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे थे, तो मैं थोड़ा सा इनसे पूछना चाहता हूं कि गर्दनिया पासपोर्ट योजना जो लागू की गई थी लालू जी के परिवार में, तो उस गर्दनिया पासपोर्ट योजना के माध्यम से अपने ही भाई को कैसे बाहर निकाल दिया जाता है? अपनी ही बहन को चप्पल योजना के तहत कैसे बाहर निकाल दिया जाता है? जनता विश्वास नहीं करती ना, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं आता हूं। जनता इस चाल चरित्र नियत से कहीं ना कहीं खुश नहीं होती है। और परिवारवाद की जब बात होती है, लालू जी के परिवारवाद की बात होती है, चारा चोरी, अलकतरा चोरी, इन सब से आगे बढ़ के एक दलित महिला का बलात्कार होता है, उसका पंचायती लालू यादव अपने घर पे कर रहे होते हैं। महिलाओं के अंगों के बारे में गंदे गंदे गाने लालू यादव गाया करते थे, होली के समय का देख लीजिए ना। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता है। उनका बेटा भी उसी प्रकार की हरकतें कर रहा था होली के समय में। तेजस्वी यादव भी ऐसा नहीं है कि, अरे कमाल की बात है शाह जी। और जिनको आप शुचिता के प्रतीक बता रहे थे ना, वो तेजस्वी यादव को अपने मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री बना रहे थे नीतीश कुमार, जो आप हमें ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन बहरहाल आखिरी दौर पर हूं, शशि जी को हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हो, आखिरी टिप्पणी लेंगे बादशाह जी। मैं सिर्फ सुमित जी से ये जानना चाहता हूं, निवेदन है, ये नीतीश कुमार जिंदाबाद 8 महीने करेंगे या 1 साल? मेरे सोर्सेस तो कुछ बड़ा ही मतलब गंभीर जानकारी दे रहे हैं। सिर्फ सुमित जी से पूछे कि नीतीश कुमार जिंदाबाद 8 महीने करेंगे या 1 साल? देखो, जब तक आखिरी दिन होगा जवाब मैं दे देता हूं शशि जी। जिस दिन बंद करेंगे उसी दिन पता चलेगा बंद कर दिया, बाकी तो वो बने ही रहेंगे। लेकिन मैं बादशाह आलम जी के पास में आना चाहता हूं आखिरी टिप्पणी के लिए कि कुल मिलाकर नया मंत्रिमंडल अस्तित्व में आया, बिहार का भविष्य बादशाह जी क्या देखते हैं? बिहार का भविष्य पूरा अंधकार में है इस मंत्रिमंडल को देख के। ये जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का चाल चेहरा चरित्र भाई कर रहे थे, ये
ये लालू यादव के परिवार पर जो है उंगली उठा रहे थे, तो ये इनको मैं बता दूं कि बिहार की जनता ने नीतीश जी को मैंडेट दिया है, ना कि बीजेपी जी को दिया है। इन्होंने कहा था, ये नारा लगा रहे थे कि 25 से 30 नीतीश, और इनको 3 महीने में ही नीतीश जी को निपटा दिया गया। तो अभी ये पूरे हिंदुस्तान में ये कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हैं, लेकिन बिहार में मोदी जी का पद चिन्ह पे नहीं चलेंगे, ये नीतीश जी के पद चिन्हों पर चलेंगे। और जैसे शशि रंजन जी ने बताया कि पतना ये 8 महीना की 6 महीना चलेंगे, तो ये अभी नीतीश जी को तो ये लोग निपटा दिए। अच्छा एक बात बताओ बादशाह जी, आपने एक बड़ी पते की बात बोली सुमित जी के लिए, भाजपा के लिए, कि ये नीतीश जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, और उससे पहले बोले थे कि बिहार का भविष्य अंधकारपूर्ण है। तो नीतीश जी के पद चिन्हों पर चल गए, बिहार का भविष्य अंधकारपूर्ण कैसे हो जाएगा भाई? नीतीश जी तो शुचिता के प्रतीक हैं। आप खुद भी बोल रहे हैं कि जनता ने मैंडेट दिया 25 से 30 मेरे नीतीश, और आप खुद बोल रहे हो कि ये नीतीश जी के पद चिन्हों पर चलेंगे, तो बिहार का भविष्य अंधकारपूर्ण कैसे? द्विवेदी जी, ये तो इन्हीं का नारा था ना कि 25 से 30 नीतीश। हमारा तो नारा ये अरे था मैंने कि तो 25 माना, आप तो ये बताओ कि जब ये नीतीश जी के पद चिन्हों पर चलेंगे तो बिहार का भविष्य अंधकारपूर्ण कैसे? ये 21 साल से जैसे बिहार के भविष्य को देख रहे हैं, 2005 के बाद तो यही सरकार में थे, उनके साथ मिलके हम तो 17 महीना इनके साथ सरकार में थे। 5.5 लाख नौकरी दिया गांधी मैदान में लोगों को बुला के। लॉ एंड ऑर्डर उसमें कितना कंट्रोल था। अरे आपने जो भी दिया जनता ने, लेकिन आपको वोट नहीं दिया, आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। बड़ा मौजूद सवाल था, मुझे उम्मीद थी कि बादशाह जी मेरी शंका का समाधान करेंगे, जिज्ञासा का समाधान करेंगे कि भाई नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलकर सम्राट चौधरी बिहार के भविष्य को अधिकारपूर्ण कैसे कर देंगे। उत्तर नहीं आया। अगली बार मिलेगा बादशाह जी तो इसका उत्तर जरूर खोजिएगा, क्योंकि दलील आपकी थी। पर इतना है कि एक नई सरकार अस्तित्व में आई है, सम्राट का दरबार सज गया है। यह दरबार जन सरोकारों से अपने आप को कितना जोड़ पाता है, इस पर निगाह बनाए रखेंगे। जब जब मौका आएगा तो इस पर बात करेंगे। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सदा प्रणाम।